दोस्तों आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर टेक स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण वीवीआईजी के जिस प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों, जो इस बार के रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम में इससे 2 से 3 प्रश्न आसानी से देखने को मिल जाता है दोस्तों। क्योंकि ये जो प्रश्न है ना पिछले बार के हर एक शिफ्ट में एवं मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लेकर लास्ट जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा, ताकि जो है ना ऐसे वीडियो लाने में काफ़ी मददगार होती है साबित दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है दोस्तों? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, धावन सोडा का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? डिटर्जेंट, कपड़ा धोना या कागज और लुंगदी या तो अमोनिया में किस में नहीं किया जाता दोस्तों? तो धावन सोडा का प्रयोग जो है ना अमोनिया में नहीं किया जाता दोस्तों, कभी नहीं किया जाता है अमोनिया में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, H2+O2 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया दोस्तों? तो संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि दो को मिलने से एक बड़ा कंपाउंड का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर संयोजन हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ संयोजन अभिक्रिया हो रही है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, दो तारों की लंबाई समान है, एक का प्रतिरोध B से 9 गुना है, तो दोनों तारों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? दो तारों की लंबाई समान है, एक का प्रतिरोध B से 9 गुना है, तो दोनों त्रिज्या का अनुपात क्या होगा दोस्तों? तो 1:3 के अनुपात में होगा। 1:3 के अनुपात में होगा दोस्तों, वायर A एंड वायर B, तार A तथा तार B। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है? तो गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है ना प्रदूषण फैलती है दोस्तों, क्योंकि ये जो है ना गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक एक कभी नहीं अपने आप को गलना चाहता दोस्तों। तो इससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में प्रदूषण का निर्माण होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, 6 फेरे वाली कुंडली 1 फेरे वाली कुंडली से कितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है दोस्तों? 6 फेरे वाली कुंडली 1 फेरे वाली कुंडली से कितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? तो 6 गुना ज़्यादा क्षेत्रफल, 6 गुना जो है ना 6 गुना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्रफल उत्पन्न करेगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तल लेंस का आवर्धन सूत्र क्या होता है? तो उत्तल लेंस का आवर्धन सूत्र जो है ना M/V/U, M=V/U होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किसमें फोकस दूरी घनात्मक होती है? तो फोकस दूरी जो है ना फोकस दूरी उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में हमेशा के लिए दोस्तों फोकस दूरी घनात्मक होती है। उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस में घनात्मक होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, गोलीय दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती है, तो जब डॉट से गुजरती है। गोलीय दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती है जब जो है ना डॉट से किरण गुजरती है दोस्तों। तो वक्रता केंद्र से जब किरण गुजरती है, जब किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है दोस्तों, तो गोलीय दर्पण में किरण लंबवत की ओर से प्रवर्तित होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन में किसका परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो परमाणु त्रिज्या जो है ना आयोडीन का सबसे अधिक है दोस्तों, क्योंकि ये जो है ना अपना ग्रुप में सबसे बड़ा एलिमेंट के रूप में जाना जाता है दोस्तों आयोडीन। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, चालक तार में बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? चालक तार में बल की दिशा जो है ना किस नियम से ज्ञात की जाती है दोस्तों? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है दोस्तों चालक तार की दिशा की नियम। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जब किसी चालक तार में धारा दाएं से बाएं प्रवाहित होती है, तो दाएं सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा की दिशा क्या होगी? तो एंटी क्लॉकवाइज होगी दोस्तों, घड़ी के विपरीत दिशा में होती है इसकी दिशा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अपसारी लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो 50 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो इसकी क्षमता होगी 2 डायोप्टर -2 डायोप्टर होगी तो इसकी क्षमता। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जट्ठा रस की पीएच मान लगभग कितनी होती है? तो जट्ठा रस का पीएच मान जो है ना लगभग 1.2 होती है दोस्तों, 1.2 होती है लगभग में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अवतल दर्पण के आवर्धन -0.5 है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी?
अवतल दर्पण की अवर्धान माइनस 0.5 है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी दोस्तों? तो वस्तु छोटा एवं वास्तविक और उल्टा होगा दोस्तों। वस्तु छोटा, वास्तविक और उल्टा होता है इसका अवर्धन। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड किसकी उपस्थिति में सिल्वर और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है दोस्तों? सिल्वर क्लोराइड किसकी उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन में गैस में टूट जाता है? तो सूर्य के प्रकाश की स्थिति में जो है ना, सूर्य के प्रकाश की स्थिति में सिल्वर क्लोराइड क्लोराइड या अपना सिल्वर एवं क्लोरीन में टूट जाता है दोस्तों। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, जलकुंभी, नागफनी, नीम, मटर में से किसमें वायुतक कोशिका किसमें पाई जाती है दोस्तों? तो जलकुंभी में जो है ना, जलकुंभी में जो है दोस्तों वायुतक कोशिका पाई जाती है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, सरीसृप के लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो सरीसृप के लिंग को निर्धारण करना तापमान पर डिपेंड करता है। तापमान ही बताएगा दोस्तों कि सरीसृप कौन सा लिंग क्या है, मेल या फीमेल। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, 3H2 प्लस XN2 को अभिक्रिया करने पर 2 अमोनियम नाइट्रेट अभिक्रिया संतुलन में क्या एक्स की जगह पर क्या होगा दोस्तों? तो एक्स की जगह पर 1 होगी दोस्तों। ये जो है ना, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन जो है दोस्तों 1 बनाएगा। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, मैग्नीशियम, लोहा, कॉपर और चांदी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी दोस्तों? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है ना, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु मैग्नीशियम है दोस्तों यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ऐसे तत्व जिसके रासायनिक गुण समान होते हैं एवं इसके जो है ना परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं समस्थानिक, आइसोटॉप्स कहते हैं दोस्तों। आइसोटॉप उसे कहते हैं जिसके जो है ना रासायनिक गुण समान एवं परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है दोस्तों इसका। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, लिटमस विलियन डॉट डॉट से निष्कासित किया जाता है दोस्तों। तो लिटमस विलियन को जो है ना, लिटमस विलियन को हम लोग लाइकेन से निष्कासित करते हैं दोस्तों। लाइकेन से ही हम लोग निष्कासित करते हैं लिटमस विलियन को। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी दोस्तों? तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ना तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है दोस्तों, एक प्रकार के। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट मिश्र धातु में टीन होता है दोस्तों। तो टीन जो है ना मिश्र धातु में एक प्रकार के सोल्डर का निर्माण करता है दोस्तों। टीन जो है मिश्र धातु में एक प्रकार के सोल्डर का निर्माण करता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में धमाने की गति डॉट डॉट होती है दोस्तों। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में धमाने की गति जो है ना 346 मीटर पर सेकंड होती है दोस्तों। 346 मीटर पर सेकंड होती है 25 डिग्री सेल्सियस हवा गति में दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, गुरुत्वीय स्थिरांक ग्रेविटी की एक इकाई है दोस्तों। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है दोस्तों ग्रेविटी का नियतांक इकाई। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पौधों में फ्लोएम डॉट के परिवहन में के लिए उत्तरदायी होती है दोस्तों। तो पौधों में जो है ना, पौधों में फ्लोएम को उपयोग हम लोग करते हैं भोजन के परिवहन के लिए दोस्तों। भोजन के परिवहन के लिए हम लोग फ्लोएम का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है दोस्तों? तो हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में रहता है दोस्तों? तो मुक्त रूप से गिरने के दौरान जो है ना पिंड एक प्रकार के भारहीनता के रूप में स्थित होता है दोस्तों। भारहीनता के रूप में स्थित होता है मुक्त रूप से गिरने के दौरान। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भ्रूण के किस भोजन संग्रहित करने वाले कोशिकाओं को डॉट डॉट कहा जाता है दोस्तों? भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं मादा युग्म कोशिका। मादा युग्म कोशिका कहते हैं दोस्तों भोजन ग्रहण करने वाले कोशिकाओं के। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, स्क्लेरेन कायमा में कोशिका भित्ति डॉट डॉट के कारण होती है दोस्तों। तो लिग्निन के कारण जो है ना स्क्लेरेन कायमा में कोशिका भित्ति मोटी होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 स्तंभों की क्या कहा था दोस्तों? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है ना 36 स्तंभों कहते हैं, आवर्त कहते हैं दोस्तों। उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं पीरियड। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्रफल
कहलाता है दोस्तों। ध्वनि संचारण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र का क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं स्पिंडन कहते हैं दोस्तों। इसका कहते हैं स्पिंडन कहते हैं। ध्वनि संचारण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व के क्षेत्र को कहते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात आप लोग और बता देना चाहते हैं, अगर जो अभी चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेंट जो है ना इस चैनल पर हर हमेशा और डेली शाम को लाते रहते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर अगर जब इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो को बनाने में जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।